दोस्तों नमस्कार। आज पुनः सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की इस श्रृंखला में मैं ये एक एक्सरसाइज लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं ये, ख़ास तौर पे जो बिगिनर्स हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार सिंपल सेंटेंस को बनाते समय भी जाने अनजाने कुछ भूल हो जाती है। उनमें से वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड एरर्स जो होती हैं, दे आर रिलेटेड टू यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। तो उसी श्रृंखला में आज मैं एक एक्सरसाइज लेके आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ख़ास तौर पर ये एक्सरसाइज फोकस्ड है मॉडल वर्ब्स का यूज़ करने पर। तो चलिए हम देखते हैं कि कहाँ पर किस फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, उनके क्या अर्थ प्रकट होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए हमें उनके अलग अलग फॉर्म को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस यूज़ किए हैं ताकि सेंटेंसेस पे हमारी ज़्यादा एनर्जी वेस्ट ना हो, हमारा अधिक से अधिक फोकस वर्ब और उनके फॉर्म के सही प्रयोग पर किया जा सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत सिंपल से सेंटेंस दिए गए हैं आपको। पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं, अमित इज़ डेफ हेंस ही कैन नॉट डैश। आपको इसमें जो शब्द दिया गया है इस्तेमाल करने के लिए वो एक वर्ब है, दैट इज़ हियर। इसका अर्थ होता है सुनना। डेफ का अर्थ आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा। डेफ हम उस व्यक्ति को बोलते हैं जो सुन नहीं सकता है या सुन नहीं सकती है। यहाँ पर ये बात अप्लाई हो रही है अमित पर। अमित इज़ डेफ, इसका मतलब है कि अमित सुन नहीं सकता है। तो उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। अमित इज़ डेफ हेंस ही कैन नॉट, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर हम हियर को एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा ही कैन नॉट हियर, मतलब वो सुन नहीं सकता है। तो ये मीनिंग पूरी तरीके से क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी को मैंने ट्विस्ट कर दिया है नेक्स्ट सेंटेंस में। अगर आप देखें तो अमित्स हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ इनक्यूरेबल। हियरिंग इम्पेयरमेंट मतलब सुनने से संबंधित जो समस्या होती है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। बोलने से संबंधित होगी तो स्पीकिंग इम्पेयरमेंट। इनक्यूरेबल का मतलब होता है जिसका इलाज नहीं है। कुछ चीज़ों का इलाज होता है, कुछ चीज़ों का इलाज नहीं होता है। तो ये अमित को जो सुनने में प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। कुछ इतनी जटिल समस्या है कि इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। तो उसी को हमको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है। क्या हो जाएगा ये? अमित्स हियरिंग इम्पेयरमेंट इज़ इनक्यूरेबल मीन्स इट कैन नॉट। अब यहाँ पर हम अगर डायरेक्ट क्योर शब्द यूज़ करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा इट कैन नॉट बी क्योर्ड। अब इसको समझना है कि यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल क्यों किया, जबकि पहले वाले सेंटेंस में हमने सिंपल क्योर शब्द का इस्तेमाल किया था, है ना। पहले वाले सेंटेंस में हमने सिंपल हियर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, जबकि यहाँ पर क्योर के हमने थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर इसीलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इट किसे क्योर नहीं किया जा सकता, हियरिंग इम्पेयरमेंट को क्योर नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए हमको बी शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा क्योंकि ये हम इट के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बी इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल क्योर लिखेंगे, तो इसका कोई सेंस ही नहीं निकलेगा। अगर आप बोलते हैं इट कैन नॉट क्योर तो इट विल नॉट मेक एनी सेंस। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हमने यहाँ पर कैन नॉट बी किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर होता, थोड़ी सी मैं चेंज कर रहा हूँ, शुरू का सेंटेंस वही होता, मीन्स से मैं चेंज कर देता हूँ। मीन्स नो डॉक्टर कैन डैश दिस हिज हियरिंग इम्पेयरमेंट। सपोज ऐसा सेंटेंस होता, अमित्स हियरिंग इम्पेयरमेंट इज इनक्यूरेबल मीन्स नो डॉक्टर कैन डैश हिज हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो यहाँ पे आप फिर क्योर शब्द का इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ किया है, डॉक्टर।
यहाँ पर इसका इस्तेमाल फर्स्ट फॉर्म में कर सकते थे। हाँ, तो इस बात को समझना है हमें कि पहले वाले सेंटेंस में यहाँ पर क्योर्ड यूज़ कर रहे हैं और इसके पहले बी लगा रहे हैं, क्योंकि थर्ड फॉर्म को डायरेक्ट हम यूज़ नहीं कर सकते मॉडल वर्ब के बाद, तो इसलिए हम बी लगा के फिर थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट इट था, इट मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए यूज़ कर रहे थे। हियरिंग इम्पेयरमेंट कैन नॉट बी क्योर्ड, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, डॉक्टर कैन, नो डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे नो लगा दिया इसलिए हमको यहाँ पर कैन के बाद नॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मीन्स नो डॉक्टर कैन क्योर हिज हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो क्योंकि सब्जेक्ट का इस्तेमाल हमने व्यक्ति के रूप में किया है, इसलिए हमने यहाँ पर क्योर शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यू आर अ सेंसिबल पर्सन सो यू शुड नॉट डैश योर टाइम। इसमें आपको वर्ब दी हुई है वेस्ट। अब यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, कोई व्यक्ति है, ये काम कर सकता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। तुम्हें अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी को हमने घुमा दिया यहाँ पर। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दिया मैंने आपको, क्या दिया, एज़ पर द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स वी ऑलरेडी हैव डर्थ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। डर्थ ऑफ समथिंग मीन्स उस चीज़ की कमी है। तो जो लेटेस्ट आंकड़े हैं हमारे पास, उनके अनुसार हमारे पास ऑलरेडी पीने का जो पानी होता है उसकी कमी है। सो इट शुड नॉट डैश, इसमें भी हमको वेस्ट शब्द का इस्तेमाल करना है। बट ये ध्यान रखिए यहाँ पर इट शब्द किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ड्रिंकिंग वाटर को। तो हम बोल रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो इट शुड नॉट बी वेस्टेड। अरे ये बात समझ में। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये बोलते सो वी शुड नॉट, अगर सपोज ऐसा हम कर देते, सो के बाद में लाइन चेंज कर देता और बोल देता सो वी शुड नॉट डैश इट, तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, उस केस में आ जाएगा सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। बता रही है समझ में। इसको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं। ख़ासतौर पे जो बिगिनर्स होते हैं वो नहीं समझ पाते हैं कि ये ज़बरदस्ती बी कहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि बी का कहीं भी ज़बरदस्ती इस्तेमाल नहीं होता, उसका एक अर्थ होता है। तो अनलेस यू नीड टू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर अर्थ, दैट पर्टिकुलर मीनिंग, यू डू नॉट नीड टू यूज़ बी अननेसेसरली। हर कहीं हर जगह हम बी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर एक शब्द जिसका प्रयोग हम अपने वाक्यों में करते हैं, चाहे आप हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो, अन्यथा किसी और भाषा का प्रयोग कर रहे हो, हर एक शब्द कोई ना कोई अर्थ प्रकट करता है। उसके अर्थ को अगर हमने समझ लिया तो हमें लैंग्वेज के इस्तेमाल करने में दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर इट का इस्तेमाल हो रहा था इसलिए हमने बी वेस्टेड किया। इट शुड नॉट बी वेस्टेड मतलब ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। जबकि यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट सब्जेक्ट था वी, सो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया, सो वी शुड नॉट वेस्ट इट। ऑलराइट, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग टुडे। उनमें से बहुत सारे लोग आज इतने ज़्यादा बिजी हैं कि वो मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं। सो देयर टीम लीडर में डैश द मीटिंग टू टुमारो। शब्द आपको इसमें दिया है पोस्टपोन। किसी चीज़ को पोस्टपोन करने का मतलब होता है कि उसको आगे बढ़ा देना। तो हम ये कह रहे हैं क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग आज बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो उनका जो टीम लीडर है हो सकता है वो मीटिंग को कल के लिए बढ़ा दे, मतलब आज ना करे। तो सिंपल यहाँ पर आ जाएगा वर्ड पोस्टपोन। द टीम लीडर में पोस्टपोन द मीटिंग फॉर टुमारो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज टीम लीडर। अब इसी बात को हमने यहाँ ट्विस्ट कर दिया। मोस्ट ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ आर नॉट प्रेजेंट टुडे, सो मीटिंग में डैश फॉर टुमारो। ऑलराइट, कि बहुत सारे ऐसे लोग, ऐसे अधिकारी जिनका उपस्थित होना ज़रूरी था आज की मीटिंग में, क्योंकि वो लोग आज अब्सेंट नहीं हैं, सो मीटिंग में डैश फॉर टुमारो। अब यहाँ पर देखिए मीटिंग की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, मीटिंग में बी पोस्टपोन्ड फॉर टुमारो। मीटिंग में बी पोस्टपोन्ड फॉर टुमारो। तो मैंने एक ही वर्ब को लेके दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं। कहीं पर फर्स्ट फॉर्म का यूज़ आप कर रहे हैं,
उसी मॉडल वर्ब्स के साथ, और कहीं पर उसी मॉडल वर्ब के साथ आप बी लगाने के बाद फिर थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि आप दोनों को कंपेयर करके अर्थ स्पष्ट रूप से समझ सकें कि कहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया और कहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया और उसकी वजह क्या थी। ऑलराइट, ताकि हमसे मिस्टेक्स कभी ना हो मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते समय एज़ फार एज यूसेज ऑफ करेक्ट फॉर्म्स आर कंसर्न। नेक्स्ट सेंटेंस इज, इन ऑर्डर टू ओवरकम योर वीकनेस यू मस्ट डैश दीज मेडिसिन टाइमली एंड रेगुलरली। अगर आप अपनी वीकनेस से ओवरकम करना चाहते हैं, अगर आप अपनी कमजोरी से उभरना चाहते हैं, यू मस्ट डैश दीज मेडिसिन टाइमली एंड रेगुलरली। यू मस्ट टेक, है ना, वर्ड आपको दिया टेक, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा टेक। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट हमको दिया हुआ है यू। तुम्हें आवश्यक रूप से इन दवाइयों को समय पर और नियमित रूप से लेना चाहिए। और इसी को हमने ट्विस्ट कर दिया, इन ऑर्डर टू ओवरकम योर वीकनेस दीज मेडिसिन मस्ट डैश टाइमली एंड रेगुलरली। अब यहाँ पर देखिए यू नहीं है, यहाँ पर दीज मेडिसिन है, तो क्या हो जाएगा, दीज मेडिसिन मस्ट बी टेकन। इन मेडिसिन को समय पर और नियमित रूप से लेना चाहिए, ये हो जाएगा अर्थ। दीज मेडिसिन मस्ट बी टेकन मतलब इन दवाइयों को आवश्यक रूप से लेना चाहिए, समय पर और नियमित रूप से। नेक्स्ट चलते हैं। आवर मैथ्स टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, ही यूज्ड टू डैश स्टूडेंट्स इफ़ दे डिस्टर्ब द क्लास। आमतौर पे देखा गया है मैथ्स टीचर जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़ी सी सख्त होते हैं, होना भी चाहिए। और सख्त होने का मतलब ये है कि क्लास स्मूथली रन कर सके, इसके लिए उनको जो थोड़ी सी परेशान करते हैं बच्चे, उनको समय समय पर डांटना होता है ताकि एक डिसिप्लिन रह सके क्लास में, सो दैट टाइम ऑफ अदर स्टूडेंट्स हु आर सिंसियर इनफ कैन नॉट बी वेस्टेड। तो इसमें कोई व्यक्ति अपने मैथ्स टीचर को रिकॉल कर रहा है जिनका मैथ्स टीचर बहुत स्ट्रिक्ट था, और वो अपनी यादों को याद करते हुए बोल रहा है कि हमारे मैथ्स टीचर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। ही यूज़ टू डैश स्टूडेंट्स इफ़ दे डिस्टर्ब द क्लास। यूज़ टू का मतलब होता है कोई काम किया करता था कोई व्यक्ति, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो वो क्या करते थे, स्टूडेंट्स को पनिश किया करते थे अगर उन्होंने क्लास को डिस्टर्ब किया तो ये सिंपल आ जाएगा। ही ऑलरेडी दिया हुआ है, सिंपल हम यूज़ करेंगे। ही यूज़ टू पनिश द स्टूडेंट्स इफ़ दे डिस्टर्ब द क्लास। और इसी को हमने जब घुमा दिया, क्या कह दिया यहाँ पर, अ मैथ्स टीचर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, so during his class disturbing students used to dash। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या बोल दिया है, ड्यूरिंग his class disturbing students, मतलब जो डिस्टर्ब करते थे स्टूडेंट्स, वहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया सेंटेंस को, तो ऑब्जेक्ट आ गया शुरू में, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स यूज्ड टू बी पनिश्ड। अब यहाँ पर हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल ना करके थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, disturbing students used to be punished। तो ये मैंने आज आपको समझाने की कोशिश की है कि मॉडल वर्ब्स के साथ कहाँ पर हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है, कहाँ पे हमें थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है, ताकि इससे रिलेटेड हमसे मिस्टेक अगर हो रही हैं तो वो बंद हो जाएं और हम अपनी बात को स्पष्टता के साथ, पूरी एक्यूरेसी के साथ एक्सप्रेस कर सकें, किसी प्रकार की उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा ना हो कि हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ दें। ऑलराइट, तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ मदद मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये कुछ काम का है तो आप इन्हें अपने अन्य साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, जो भी लोग हैं इस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। और धीरे धीरे ये 10-15 मिनट की जो वीडियो हम देख रहे हैं, इनके आधार पे धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज वेयर देयर इज़ अ विश देयर इज़ अ वे। सो होप टू be with you once again with another useful video very soon. Till then, enjoy yourself, take care, bye bye.